हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। जैसे कि बात हुई थी बेटा आप सबसे कि थोड़ा सा इशू आ रहा था लाइव क्लास में, तो मैं आज बच्चे रिकॉर्डेड लेसन अपलोड कर रही हूँ ताकि आपका सिलेबस हो पाए कंप्लीट। ठीक है, तो आप इन बेटा इस क्लास में जो भी बेटा आपको मैं बताऊंगी उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी बेटा क्लास है वो जेबीटी सेकेंड ईयर पेपर 2 की क्लास है। हमारा यूनिट 3 चल रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, डिस्कस द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर्म्स एंड टाइप्स पूछे गए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के, कि विद्यालय संगठन के अलग अलग प्रकारों की चर्चा कीजिए। विद्यालय संगठन के अलग अलग प्रकारों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे बेटा मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहला है बेटा हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो पहला टाइप हमारा क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको क्या बोलेंगे, विभागीय संगठन। सेकंड हमारा टाइप क्या है बेटा, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, एकीकृत संगठन। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा हमारा बेटा विद्यालय संगठन का प्रकार है, इसको हम क्या बोलेंगे, परियोजना आधारित संगठन। फोर्थ हमारा है एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, शैक्षिक संगठन। एंड लास्ट इज स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज, इसको हम क्या बोलेंगे, लघु अधिगम समुदाय। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप्स के स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बेटा इलाबरेट किया है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बेसिकली डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनाया गया होता है, ये जो भी हमारी बेटा फैकल्टीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती है, इनके लिए ये डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। इनके सब्जेक्ट को कंसर्न रखते हुए ये स्कूल में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट हुआ, है ना, ह्यूमैनिटीज हुआ, साइंस हुआ, इस तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा बेटा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन is related to faculties of different academic subjects, faculties of different academic subjects. Each department is related to different subjects like maths, science, humanities, etc. Like math, science and humanities, etc. Humanities, etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Educators in that departments may report to head of higher level administrator, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। This department reflected in the design of educational facilities which separate faculty buildings,
faculty, buildings and campus. तो टोटली मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, पहला जो हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये किससे रिलेटेड हुआ, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हुआ है ना, सब्जेक्ट्स हुआ, ह्यूमैनिटीज हुआ, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, साइंस हुआ, इन सारे बेटा सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें अलग जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टीज हैं उसमें वर्क करती हैं, और वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बेटा वो डिजाइन बनाती हैं, आगे जो भी टीचर्स आपके फैकल्टीज है डिजाइन बनाते हैं उसमें अपडेट करते हैं, उसका जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं, हायर जो लेवल के जो बेटा एम्प्लॉयज होते हैं या फिर एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ये बेटा क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं या फिर उनको अपना रिपोर्ट देते हैं। तो पहला हमने क्या किया, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, अब ये बेटा जैसे कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट नहीं होगा, इंटीग्रेट मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये इंक्लूड करने का बात करता होगा। तो इसमें क्या रहेगा, लिखते हैं बेटा, इट इज एन इंटर it is an interdisciplinary organization that combines rather than separates academic subjects, faculties and disciplines आगे बढ़ते हैं। अ डिपार्टमेंटल, आगे लिखेंगे, अ डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर may be in place for each field or discipline, but the physical organization of educational facilities may place different subject based classrooms or labs in groupings। लिख लिया। अब यहाँ पे एकीकृत अगर मैं बेटा संगठन की बात करूँ तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपस में अलग अलग एस्पेक्ट्स को मिलाता है ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेटा अलग अलग एकेडमिक सब्जेक्ट्स, फैकल्टीज और डिसिप्लिन के अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स है उन सबको बेटा समावेशन किया जाता है, और किसके लिए बेटा, स्कूल के क्वालिटी में डेवलप करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी में डेवलप करने के लिए रिलेशन मेंटेन किया जाता है इन सारी ही फील्ड के बीच में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन समझ आया, मैंने यहाँ पे बेटा आपको दो बता दिए। डिपार्टमेंटल का क्या मतलब हुआ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, और इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बेटा हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टीज, डिसिप्लिन और आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है उनको इंटीग्रेट करके कंटेंट को बेटा देखा जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। थर्ड इज प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। स्कूल में जो भी हम एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं, जो भी हम बच्चे को लर्निंग कराते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जो भी हम एक्टिविटी कराएंगे वो हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, परियोजना आधारित संगठन। परियोजना आधारित संगठन। तो हम इसमें लिखते हैं, इट supports students learning by, इस तरह से लिखेंगे बेटा, learning by
डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये है छात्रों को करके सीखने के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करती है। आगे लिखेंगे बेटा, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट रिसर्च independent it involves independent research, real world experiences, opportunities and requirements for students to present and defend their learning ठीक है। अब बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन वो सारी बेटा रिसर्च वर्क करता है, उन रिसर्च वर्क या उन सारे बेटा एक्सपीरियंसेस को के डाटा कलेक्शन करता है, जिससे बच्चे को खुद से सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके। ये सेल्फ लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करता है। इसीलिए बेटा ये क्या कहता है, ये लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उन सारी चीजों से रिलेटेड रिसर्च वर्क करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है और उस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्कूल में लर्निंग के आउटकम पे ज्यादा बेस्ड होता है और ये लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। लिख लिया, इसमें मैंने लिखा हुआ है यह है स्वतंत्र अनुसंधान, वास्तविक अनुभवों और छात्रों को अपने अधिगम का प्रस्तुतिकरण करने के अवसर प्रदान करता है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिसर्च करता है कि हम ऐसा वो कौन सा क्लास में एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चा सेल्फ लर्निंग करे, सेल्फ मोटिवेट हो। तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। क्लियर? तो अभी हमने बेटा 3 हो गए हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको सारा एक बार इरेज करती हूँ। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। इंटीग्रेटिव में क्या आ गया बेटा, सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट आ गए, फैकल्टीज आ गए और अलग अलग बेटा जो हमारे डिसिप्लिन से उनको भी इंटीग्रेट करता है, जैसे स्पोर्ट्स हुआ है ना, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, इन सबको भी बेटा ये इंटीग्रेट करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, ये लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच को सपोर्ट करता है और उसके लिए रिसर्च वर्क करता है, उसके लिए बेटा डेवलपमेंटल प्लान्स बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बेटा एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं बेटा शैक्षिक संगठन, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली जैसे नाम में ही छुपा हुआ है, ये बच्चों के एकेडमिक्स का डेटा रखती है। एकेडमिक्स क्या होता है बेटा, बच्चे के मार्क्स, बच्चे का ग्रेड कितना आया, बच्चे का रैंक कितना आया, हर बच्चे का एकेडमिक्स जो भी उसका बेटा एकेडमिक फील्ड होता है उससे रिलेटेड डेटा को मेंटेन करता है। क्लियर? अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे it includes specific themes or grades based organizational groupings with a single institution। लिख लिया? तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, ये जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चों के अलग अलग ग्रेड्स को, मार्क्स को इन्वॉल्व करता है। आगे लिखेंगे
The school organized with each academic which with each academic courses in this department या organization. प्रत्येक विद्यालय इस संगठन में प्रत्येक कोर्स से रिलेटेड शैक्षिक क्षेत्र को इसमें सम्मिलित करता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? It also involve marks, scores, grades and curricula of students. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बताया बेटा. तीनों हमने यहाँ पे 4 इवन कर लिए हैं. डिपार्टमेंटल हो गया हमारा, इंटीग्रेटिव हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ. अब 5th वन इज स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज, लघु अधिगम समुदाय. स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज, ठीक है. हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं? SLC से इसको हम डिनोट करते हैं. अब हमारा जो लास्ट वाला बेटा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? SLC. तो ये हमारा 5th बेटा ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का. अब ये स्मॉल लर्निंग कम्युनिटी का क्या मतलब है? ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें बेटा एक कम्युनिटी बनाई जाती है. किन की कम्युनिटी बनाई जाती है? टीचर्स की, स्टूडेंट्स की. जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में बेटा अलग अलग बच्चों के लिए भी कम्युनिटीज बनाई जाती हैं. आपने देखा होगा ग्रुपिंग किया जाता है. तो इससे रिलेटेड वहां पे प्लानिंग किया जाता है. जैसे टीचर्स का ग्रुपिंग किया जाता है, तो ये स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज किसके लिए बनाई जाती है? टीचर्स एज वेल एज आपके स्टूडेंट्स. तो हम इसमें लिखेंगे इट इज एन हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं. इट प्रोवाइड्स more personalized learning environment. लिख लिया. आगे बढ़ते हैं. टीचर्स इन SLC usually have common planning, time to foster collaboration, development of integrated projects and track progress of individual students across subjects. It also includes groups of teachers and students. यह है शिक्षकों और छात्रों के छोटे छोटे समूहों को सम्मिलित करता है. आगे लिखेंगे. It is also known as success communities.
इसको हम सफलता का समुदाय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज में क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा टीचर हुआ, स्टूडेंट्स हुआ, इन ये सब बेटा आपस में इनके ग्रुप बनाए जाते हैं और ये दोनों ही पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब मैं अगर टीचर्स की बात करूँ, मान लीजिए टीचर्स का ग्रुप बनाया, तो यहाँ पे टीचर्स का ग्रुप क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि उस ग्रुप में उन टीचर्स के स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। तो ये जो स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज है, ये ग्रुपिंग होता है जहाँ पे बेटा सोशल स्किल्स सीखते हैं, एक दूसरे से मिलकर बेटा एक कोलैबोरेशन बनाते हैं, कोलैबोरेटिव प्लानिंग करते हैं और उस पर बेटा आगे कोई भी फंक्शनिंग करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पे हमने हमने 5 बेटा अलग अलग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पढ़े। फिफ्थ वन हमारा बेटा स्मॉल सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, सोशल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स। अब ये बेटा दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं और उसके लिए बेटा प्लानिंग, मिलजुल कर प्लानिंग बनाते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्कूल के बेटा 5 संगठन होते हैं। पहला संगठन किससे रिलेटेड है? पहला संगठन बेटा अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये हमारा सब्जेक्ट्स हुआ, फैकल्टीज हुआ, डिसिप्लिन हुआ, इन सबको बेटा ये इंटीग्रेट करके काम करती है। एडमिन डिपार्टमेंट हुआ, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर बेटा काम करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करते हैं? लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करता है। एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक फील्ड को सपोर्ट करता है, ये जैसे कि मार्क्स हुआ, ग्रेडिंग हुआ, जो भी बच्चे का एकेडमिक फील्ड है उसमें क्या क्या उसने परफॉर्म किया है और एकेडमिक फील्ड में बच्चे का परफॉर्मेंस और कैसे इंप्रूव किया जाए, इन सारी चीजों को ये बेटा इसमें रखा जाता है। स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज में छोटे से स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं टीचर्स के या स्टूडेंट्स के, कि ताकि स्कूल में इम्प्रूवमेंट हो पाए। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स वगैरह, यहाँ पे बेटा जितने भी स्टाफ मेंबर्स है उनका भी ग्रुप बनाया जाता है, टीचर्स का ग्रुप बनाया जाता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, ताकि उनका, क्योंकि एक अपना ही कम्युनिटी है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो हमने यहाँ पे बेटा 5 टाइप्स के स्कूल पढ़े। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? गिव नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पे बेटा इसका हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी मीडियम की बुक में बेटा आप देख सकते हैं, यूनिट 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी की बुक में बेटा 132 पेज नंबर पे दिया हुआ है। हिंदी मीडियम की बुक में 132 पेज नंबर पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको प्लानिंग बताना है। प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग का क्या मतलब है, और साथ में आपको प्लानिंग के फील्ड में या प्लानिंग के लिए इकोनॉमिक और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, किसी भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्रिया के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में चिंतन करना ही योजना कहलाता है। मतलब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए आप प्लान कर रहे हो, है ना, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं किस तरह से इस काम को कर सकता हूँ। ये प्लानिंग बेटा किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकती है, स्कूल के मैनेजमेंट के लिए भी हो सकती है। कि भाई मान लीजिए अब ये जैसे कोविड-19 का आप सबने देखा प्रॉब्लम चल रहा है, अगर अब जैसे ही कोविड-19 खत्म होता है, लॉकडाउन का पीरियड खत्म होता है, स्कूल खुलेंगे, तो एकदम से तो स्कूल नहीं खुलेंगे ना, उससे पहले वो लोग प्लानिंग बनाएंगे कि हम किस तरह से अपने स्कूल को ओपन कर सकते हैं, किस तरह से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो जो वो पहले से मिलकर थिंकिंग करते हैं, आइडियाज लेके आते हैं कि हम किस तरह से स्कूल को रन करें इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, आइडियाज लगाए जाते हैं कि किस तरह से हम और सारी चीजें कर सकते हैं, अजम्पशंस बनाई जाती हैं।
तो प्लानिंग क्या हुआ, एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि डिजायर्ड जो भी आपकी उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए आपको बेटा क्या करते हैं, एक्टिविटीज करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। तो प्लानिंग क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, प्री प्लान किया जाता है चीजों को अचीव करने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। आर्थिक एवं प्रबंधनात्मक क्षेत्र, योजना के आर्थिक और प्रबंधात्मक क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट दोनों फील्ड के बारे में बताना है। इकोनॉमिक हो गया बेटा जो आपके फाइनेंस की बात करता है, मैनेजमेंट हो गया जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपने टीम को, अपने टीम मेंबर्स को। तो दोनों का ही बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एस्पेक्ट्स पूछा गया है प्लानिंग के लिए। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, फोकसिंग अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। इसको हिंदी में क्या करेंगे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड वन हमारा क्या कहता है, प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, निर्णय लेने के आधार प्रदान करना। थर्ड क्या कहता है हमारा, मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। इसको हम क्या बोलेंगे, खतरे को कम करना। सिक्योरिंग इकोनॉमी, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन, सहयोग में सहायता करना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मेकिंग कंट्रोल, नियंत्रण बनाना। नेक्स्ट हमारा कहता है अडॉप्टिंग विद चेंजेस, परिवर्तन परिवर्तन के साथ अनुकूलन करना। एंड लास्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, संगठन के प्रभावशीलता में विकास करना। मैंने बेटा हिंदी में सारे के सारे आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। आप बेटा बुक्स वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो, आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो, ये थोड़े से इजी हैं। चलिए तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे मैंने बेटा कितने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पे बेटा अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़े हैं। पहला हमारा क्या कहता है, फोकसिंग अटेंशन और ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की बात करूँ या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करूँ, तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, सबसे पहले बेटा मैनेजमेंट एस्पेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है, एडमिन डिपार्टमेंट बनाता है। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट काम करता है उसके ऊपर। तो जो ऑब्जेक्टिव्स एडमिन डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उन उद्देश्यों पे ध्यान देना कि किस तरह से हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कहता है, प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट का काम बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उसको उसको वर्क दिया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, है ना, काम का एग्जीक्यूट किया जाए। तो यहाँ पे डिसीजन के लिए बेसिस को प्रोवाइड करना, एक डिसीजन ले पाना कि ये काम हम किस एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ये काम हम किस एम्प्लॉय को दे सकते हैं। थर्ड कहता है हमारा मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, खतरे को कम करना। अब क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्कूल की बात करती हूँ, तो स्कूल के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि कोविड-19 अभी क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही है। मैं आपकी ही बात करूँ, अभी हमारी बेटा ऑफलाइन नहीं क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि हमारी पहले चलती थी। तो अभी क्या है कि क्लासेस तो होनी है, एग्जाम तो होंगे,
तो अब क्लासेस हम किस तरह से लें, रिस्क है ना कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें, हम रिकॉर्डेड लेसन डालें, तो हम इन रिस्क को कैसे कम कर सकें। जैसे कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बिल्कुल बंद हो गए, कॉलेज बिल्कुल बंद हो गए, इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो गए, तो अब इन क्लासेस को हम किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे। रिस्क है, बच्चे के लिए भी रिस्क है, मैनेजमेंट के लिए भी रिस्क है। तो कुछ ऐसे प्लानिंग काम करना, कुछ इस तरह से बेटा उसमें बाहर आना ताकि उस रिस्क को कम किया जा सके। तो इस तरह से उस पर मैनेजमेंट को काम करना। सिक्योरिंग इकोनॉमी, जो भी बेटा आपने अपना जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, जो भी आपने बेटा मनी से रिलेटेड जो भी बेटा आपने डिसीजन लिए हुए, कितना खर्च करना है, कितना किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारे स्कूल में अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, स्कूल का स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, आपका स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं बेटा, तो इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। हर पर्सन, अब क्या होता है बेटा, चेन होती है मैनेजमेंट में। क्या होता है, एक लीडर होता है, लीडर के साथ में बहुत सारे बेटा कलीग्स होते हैं, इनके अंडर भी बेटा बहुत सारे कलीग्स होते हैं, तो एक चेन बनी होती है हर मैनेजमेंट में। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ये बहुत ही बड़ा बेटा काम होता है। तो नेक्स्ट हमारा मेकिंग कंट्रोल, नियंत्रण बनाना। नियंत्रण हम किस पे बनाएंगे, जो भी हमारा बेटा एम्प्लॉयज है, हमारे जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ काम करें, उनके ऊपर नियंत्रण बनाएंगे। साथ में क्या काम किया जा रहा है, कितना वर्क हुआ है, कितना पेंडिंग है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि कोई भी एम्प्लॉय अपनी मनमर्जी ना कर पाए। नेक्स्ट बेटा अडॉप्टिंग विद चेंजेस, मतलब परिवर्तनों के साथ अनुकूलन बनाना। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैनेजमेंट फील्ड का क्या काम होता है कि देखिए मान लीजिए कि कुछ भी नया एडमिन डिपार्टमेंट कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करा देता है आपके स्टाफ मेंबर्स के सामने, तो वो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज अपने अंदर और अपने एम्प्लॉयज के अंदर लाना है कि आपको अडेप्टेशन का प्रोसेस करना है। अगर कुछ चेंज होता है आपके अभी के प्रोसेस में, तो आपको उसके उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। तो अडॉप्टिंग विद चेंजेस, जो भी परिवर्तन है उसके साथ अपने आप को ढाल लेना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। वो सारे काम करना जिससे कि हम किस उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम कर पाए। मेरी बात समझ आई। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स बताए, 8 पॉइंट्स बताए। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहला है हमारा फोकसिंग अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों पे ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लानिंग concentrates attention on the objectives of an school organization school organization आगे बढ़ते हैं। the objectives the objectives are are defined in concrete more concrete and meaningful terms। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला ये है कि जो भी हमारी योजना है, जो भी हमारा बेटा उस पे योजना के द्वारा हम क्या करेंगे, जो भी हमारे उद्देश्य है विद्यालय संगठन के, उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये जो उद्देश्य है ये अर्थपूर्ण होने चाहिए, मतलब इसका कोई अर्थ होना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ अचीव होना चाहिए, व्यर्थ के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट वन हमारा क्या कहता है, फोकसिंग अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है हमारा बेटा प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन। प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन। चलिए, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
इट, इसमें लिखेंगे बेटा इट इज एन, it is an immense need for the managers of an organization to fix up their minds as to what they want to accomplish and then and then plan the use of time, resources and efforts towards the achievement of goals। लिख लिया बच्चे? तो ये प्लीज बेटा इंग्लिश में देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास बेटा कंटेंट है। प्रॉब्लम आती है जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम में बुक्स ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। तो इसलिए बेटा ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप बेटा नोट्स बना पाए, आपके पास कंटेंट हो जाए। तो प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि जो भी बेटा आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, जो भी आपने बेटा गोल्स बनाए हुए हैं, उसके लिए इमीडिएट डिसीजन ले पाना और उन सारी चीजों को, उन सारे बेटा टेक्निक्स को अपने माइंड में रखना जिससे कि हम रिसोर्सेज को सही टाइम पे और सही तरीके से यूज कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्लानिंग लिखेंगे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर। थर्ड में लिखेंगे हम प्लानिंग helps the managers in taking care of future uncertainties and minimize business risk with the help of planning with the help of planning an enterprise or organization can predict future events and make provisions for them ठीक है। तो हमारा थर्ड वन क्या कहता है? हमारा थर्ड वन सिंपल सी बात कहता है कि जो भी हमारा मैनेजर फील्ड के जितने भी हमारे लोग हैं, तो वो लोग मिलके क्या करेंगे, इस तरह से वर्क करेंगे कि जो भी हमारे फ्यूचर में हमारे जो रिस्क के जो टर्म्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा सिक्योरिंग इकोनॉमी। अब सिक्योरिंग इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि मिनिमाइज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जो भी हमारा खर्चा है उसको कम करना है, उसको मिनिमाइज करना है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो हमारा ये थर्ड वन हमारा किस में जाएगा? इसमें हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये मिनिमम कॉस्ट की बात करता है। क्लियर? अब अगला है हमारा हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन। तो बाकी के बेटा आपको मैं नोट्स बेटा सेंड कर दूंगी जो ग्रुप में बच्चे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या कहता है?
मेकिंग कंट्रोल, हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन, तो ये कोऑर्डिनेशन की बात करता है। किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करता है? जो भी हमारे एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में बेटा इंटरेक्शन की बात करता है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज की बात करता है। क्लियर? अगला हमारा बेटा मेकिंग कंट्रोल। मेकिंग कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंट्रोलिंग between the planned performance and the actual performance of sub coordinators। ये किससे रिलेटेड है? कंट्रोल बिटवीन a planned organization and actual planned performance and actual performance, है ना? तो ये जितने भी हमारे सब और जब जो भी हमारे बेटा एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो हमने प्लानिंग बनाया, जो हम कर रहे हैं, उनके बीच में एक मैनेजमेंट कर पाना, उसको कंट्रोल कर पाना उस बेटा सिचुएशन को। नेक्स्ट है हमारा बेटा अडप्टिंग विद चेंजेस। एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना, है ना, अपने आपको ढाल लेना, ये उस चेंजेस की बात कर रहा है। और लास्ट वन हमारा कहता है इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये बेटा इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है कि किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने बेटा 2 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके बेटा नोट्स बनाएंगे, बाकी जो पेंडिंग है मैं आपको बेटा ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ठीक है बच्चे? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ बेटा आज लिखा हुआ है, इनको ज़रूर आप बेटा पढ़ के नोट्स बनाएंगे। थोड़ा सा टाइप करने में टाइम बेटा बहुत कंज्यूम होता है, इस वजह से मैंने टाइप नहीं कर पाई हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप जो मैंने बोला है, जो मैंने अभी यहाँ पे बेटा पेन से लिखा हुआ है, उसको ज़रूर आप बेटा लिख के नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस यूनिट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये यूनिट को हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है? चलिए, तो फाइनली लेसन रिकॉर्ड हो गया है और अब मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।